दोस्तों, वर्ल्ड सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे चेंज हुए। एक जमाना था जब यूएसए ने इंडिया के ऊपर डायरेक्टली अटैक करने की धमकी दे दी थी, और आज इंडिया और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो इस पूरी जर्नी को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 1949 वाज द ईयर जब पहली बार हमारे पीएम नेहरू जी ने अमेरिका की यात्रा की थी। तब से लेके आज तक इंडिया के लगभग हर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की विजिट कर चुके हैं, और कई अमेरिकन प्रेसिडेंट भी इंडिया को विजिट कर चुके हैं। और देखा जाए तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन एक रोलर कोस्टर की तरह रहे हैं। कभी खराब थे, कभी बहुत ज्यादा खराब थे, और बीच में कभी कभी ठीक ठाक भी रहे हैं। सो इस वीडियो में अगर आप आखिर तक मेरे साथ बने रहते हो तो आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि किस तरह से कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका इंडिया को रशिया के एक अलाई के रूप में देखता था। एज अ रिजल्ट किस तरह से 1971 के इंडिया पाक वॉर के दौरान यूएसए डायरेक्टली इंडिया के ऊपर अटैक करने तक पहुंच गया था। यू विल गेट टू नो कि कैसे 2014 में एक इंडियन डिप्लोमेट की मिस्टेक की वजह से इंडिया और यूएसए के रिलेशन इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि इंडिया ने यूएस एम्बेसी से सिक्योरिटी कवर तक हटा लिया था। वीडियो में ये जानेंगे कि किस तरह से यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिया और अमेरिका काफी क्लोज आ गए, किस तरह से 1991 के इंडिया के लिबरलाइजेशन के दौरान अमेरिका का इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो बने रहिए आप इस वीडियो में मेरे साथ और चलते हैं एक इस शानदार जर्नी पे। देखिए, इंडिया अमेरिका का रिलेशन जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि अमेरिका इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। जब हम लोग डिफेंस की बात करते हैं, जहां पे अमेरिका इस समय दुनिया की सुपर पावर है, यहां पे इंडिया ने अमेरिका के साथ कई तरह के एग्रीमेंट आपस में साइन किए हुए हैं, जैसे लिमोआ है, कैमकासा है और बेका है। ये आपको मैं थोड़ा आगे से डिटेल में बताऊंगा। तो क्योंकि ये अमेरिका इंडिया का बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है, इसलिए अमेरिका की हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इसके एग्जांपल से समझ सकते हो। सी गार्जियन ड्रोन, जो कि दुनिया के सबसे एडवांस ड्रोन माने जाते हैं, MQ-9B, ये इंडिया अमेरिका से खरीदने वाला है। और इसके बाद इंडिया ड्रोन वाले फील्ड में एक तरह से आप समझिए कि काफी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। उसके अलावा F414 जेट इंजन इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग ट्रेड की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो अमेरिका इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। जहां तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात आती है, डेवलपिंग कंट्री है, हमारी ओपन इकोनॉमी हो गई है काफी समय से। इंडिया के अंदर अमेरिका एक टॉप इन्वेस्टर के रूप में आता है। उसके अलावा हमारे बीच में कई तरह की ग्रुपिंग भी है, जैसे क्वाड है, I2U2 है, थोड़ा आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर बनने के लिए। आज के समय इंडिया काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंड करता है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। अगर हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा है तो कम से कम हम लोग यहां पे एक तरह से आप समझ लीजिए कि चाइना के ऊपर कम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। उसके अलावा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन द एकेडमिक नेटवर्क भी हम लोगों ने चलाया हुआ है, ये भी एजुकेशन फील्ड में है। कल्चर प्रोग्राम की बात करें तो अगर आप देखें, अमेरिका के अंदर 4.4 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, तो कल्चरल एक्सचेंज भी जो है वो हमारा आपस में होता रहता है। वहीं अगर हम लोग एशिया की बात करें तो चाइना एक ऐसा कंट्री है और उस साइड में पाकिस्तान भी है। तो आप ये कह सकते हो कि दो साइड से इंडिया के ऊपर थ्रेट है। चाइना को अगर न्यूट्रलाइज करना है, ये चाइना की जो पावर है उसको थोड़ा कम करना है एशिया के अंदर, तो अमेरिका इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। अमेरिका के लिए इंडिया तो इंपॉर्टेंट है ही, इंडिया के लिए भी अमेरिका उतना ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो दूसरे ट्रेड रिलेशंस हो, अमेरिका हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट भी आता है। और दोनों कंट्री आपस में जो डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समझती हैं, ह्यूमन राइट्स को समझती हैं, तो इस तरह से एक नेचुरल अलाई और फ्रेंड के तौर पर नजर आता है। वो बात अलग है कि कोल्ड वॉर के दौरान हमारे रिलेशन थोड़े खराब हुए, बट 1990s के बाद मोर और लेस रिलेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। और आज इंडिया और अमेरिका के रिलेशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि सिविल न्यूक्लियर डील भी हम लोगों ने साइन किया है, और कई जगह पे अमेरिका इंडिया को ओपनली सपोर्ट करता है, जो इस वीडियो में हम लोग आगे देखने वाले हैं। हर पॉइंट को सेपरेटली डिस्कस करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक ट्रेलर देना चाहता हूं कि किस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से हमारा रिलेशन चेंज हुए हैं। देखिए, बात करते हैं 1947 और 1960s की बात करते हैं। उस समय यह जमाना था कोल्ड वॉर का। भाई, रशिया के नजदीक हुआ करता था इंडिया, अमेरिका के नजदीक पाकिस्तान हुआ करता था। तो इस दौरान 1950s और 60s के दौरान हमारे जो रिलेशन थे ना अमेरिका के साथ, वो कोल्ड वॉर के हिसाब से जो है डिसाइड होते थे। थोड़ा आगे डिटेल में जानेंगे हम लोग डेफिनेटली। फिर 1962 के अंदर जब चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ, उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया को सपोर्ट किया, तो वहां से हमारे रिलेशन जो है काफी इंप्रूव होने शुरू हो गए थे। लेकिन फिर से गड़बड़ हो गई। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ तो अमेरिका ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, रिलेशन
रिलेशन खराब हो गए। फिर 1974 के अंदर जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, उस समय अमेरिका ने इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे और एक ग्रुप बनाया गया था जिसे एनएसजी ग्रुप कहते हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इंडिया और सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका ने कई यूरोपियन कंट्री के साथ मिलकर भी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और वो इसी का नतीजा था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद 1982 के अंदर जो है इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका की यात्रा की, ये यात्रा भी काफी इंपॉर्टेंट रही, थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे। रिलेशन बहुत इंप्रूव नहीं हुए इसके बाद, लेकिन जो विजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 के अंदर जब कोल्ड वॉर एंड हो गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया और इंडिया का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, हम लोगों ने अपनी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन अप कर दी। बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज थी जो इंडिया में आने लगी और रिलेशन हमारे काफी इंप्रूव होने लगे बेसिकली। 1998 के में फिर हम लोगों ने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अमेरिका ने इंडिया के ऊपर फिर से सैंक्शंस लगा दिए। तो जब रिलेशन थोड़े से ठीक होने लगते हैं तो इंडिया कुछ ऐसा कर देता है कि रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं। फिर 2005 के अंदर एक ऐसा कुछ हुआ जो आज तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट हम लोगों ने आपस में किया और इसके तहत अमेरिका इंडिया के अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स भी लगा सकता है इंडिया को हेल्प करने के लिए। थोड़ा डिटेल में आगे मैं बताऊंगा। 2008 के अंदर क्या हुआ, ये जो अमेरिका कांग्रेस ने इस सिविल न्यूक्लियर डील को जो है वो पास कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने इंडिया को ऑफिशियली एक न्यूक्लियर पावर के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया। उससे पहले हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, लेकिन अब कर लिया। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका ने रिकॉग्नाइज कर लिया मतलब पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया ऑफिशियल तौर पे। 2010 और 2015 के अंदर प्रेसिडेंट ओबामा इंडिया में आए, तो कई सारे एग्रीमेंट हमारे बीच में हुए। देखिए, जब अमेरिका जैसे कंट्री का प्रेसिडेंट किसी कंट्री में विजिट करता है ना, तो ये आपस में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि देखिए, जब कोई बड़े बड़े लीडर्स आपस में विजिट करते हैं ना कंट्रीज को, तो वो ऐसे घूमने फिरने के लिए नहीं आते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट साइन करके जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आगे वीडियो में क्या हुआ। 2016 में पहली बार अमेरिका ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर कर दिया। और आपको मैं बताता चलूं, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको अमेरिका ने मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया हुआ है। तो ये दिखाता है कि आज के समय हमारी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा अमेरिका के लिए। 2017 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो अमेरिका में गए, प्रेसिडेंट ट्रंप से भी मिले। फिर 2018 के अंदर हम लोगों ने डिफेंस एग्रीमेंट किया जिसे कोमकासा कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अमेरिका और जो इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस है वो आपस में सिक्योर तौर पे कम्युनिकेशन कर सकती हैं किसी भी युद्ध के दौरान बेसिकली, ताकि जो दुश्मन कंट्री है वो इंटरप्रेट ना कर सके हमारी बातचीत को। तो सीक्रेट तौर से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। 2020 के अंदर क्या हुआ, फिर जो ट्रंप भाई साहब थे उन्होंने प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, उन्होंने इंडिया में विजिट किया, मोदी जी से मिले, बहुत सारी चीजें हुई। 2020 के दौरान हम लोगों ने एक और एग्रीमेंट किया जिसे बैका कहते हैं, आगे मैं डिटेल में आपको थोड़ा बताऊंगा। इसमें क्या रहता है, जो जियो स्पेशल डेटा है हम लोग शेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ। अमेरिकन जो सैटेलाइट है वो जो जियोग्राफिकल डेटा लेते हैं, मैपिंग लेते हैं, वो इंडिया के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। 2+2 डायलॉग भी हम लोगों ने यहां पे शुरू किया। 2+2 डायलॉग उन्हीं कंट्री के साथ होता है जहां पे आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशन होते हैं। जापान के साथ भी हम लोग करते हैं, रशिया के साथ भी करते हैं। 2021 के अंदर क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन Tier 1 स्टेटस दे दिया गया। मैं आपको थोड़ा डिटेल में आगे बताऊंगा क्या होता है ये। इसमें बेसिकली जो अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी एक्सेस इंडिया को मिल सकती है। 2023 में मोदी जी ने विजिट किया भैया अमेरिका के अंदर, और उस समय इंडस एक्स फोकसिंग ऑन द डिफेंस स्टार्टअप्स। आजकल तो हम लोग स्टार्टअप की बात करते हैं, है ना, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे प्राइवेट स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो डिफेंस सेक्टर के अंदर आना चाहते हैं। उसी तरह से अमेरिका के अंदर भी है। दोनों में बात हुई, एग्रीमेंट हुई। इस स्टार्टअप कल्चर को लेकर थोड़ा बात करेंगे। 2024 में एक और एग्रीमेंट हम लोगों ने किया जिसे सोसा कहा जाता है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अग्रीमेंट। और हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, जो अमेरिका के जो डिफेंस गुड्स हैं और इंडिया के जो डिफेंस गुड्स हैं, जब हम एक दूसरे के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो उसको प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको ट्रेलर दिया कि किस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ईयर बाय ईयर, हमारे रिलेशन के अंदर जो है उतार चढ़ाव आते रहे। अब हम लोग इसकी डिटेल में जाएंगे। तो दोस्तों 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी सबसे पहली बार अक्टूबर 13, 1949 को चले जाते हैं अमेरिका में। देखिए, सीधी सी बात, हम सबको पता है कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, नेहरू जी हैं और दूसरे लोग थे, उनका जो इंक्लिनेशन था, उनका जो झुकाव था वो रशिया की तरफ था। हम लोग सोशलिस्ट जो पॉलिसी थी या जो इकोनॉमी थी रशिया की, उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करते थे। और इसका नतीजा आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देख सकते हो। हालांकि इसको बाद में ऐड किया गया, लेकिन उससे पहले भी हमारी जो सोच थी, हमारे जो तरीका था इकोनॉमी को चलाने का, बेसिकली रशिया से इन्फ्लुएंस हम लोग हुआ करते थे। जब हम लोग 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो ये पूरे का पूरा इंस्पिरेशन हम लोगों ने रशिया से ही लिया था। हालांकि
इंडिया रशिया के क्लोज हुआ करता था, उसके बावजूद भी पहली बार जो है हम लोगों ने, मतलब नेहरू जी ने अमेरिका की यात्रा की। और उस यात्रा के दौरान ये क्लियर हो गया था कि आगे हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से रहने वाली है। अमेरिका को ये लगता था कि अगर वो इंडिया के क्लोज आएगा उस समय में तो शायद इंडिया अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर देगा, क्योंकि रशिया के साथ उनका थोड़ा थोड़ा कोल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कोल्ड वॉर की शुरुआत लगभग हो चुकी थी। तो अमेरिका चाहता था कि अगर वो नेहरू जी का स्वागत करेगा और इंडिया को कंसेशन देगा तो शायद अमेरिका के क्लब में इंडिया जा सकता है और रशिया से थोड़ा सा दूर जा सकता है, रशिया के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सकता है। आप यहाँ पे और क्लियरली देख सकते हो, तो ये प्रेसिडेंट साहब हैं अमेरिका के, ये इनकी सिस्टर हैं और ये है हमारे नेहरू जी। जब नेहरू जी वहां पे जाने वाले थे तो उन्होंने अपनी सिस्टर को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि अमेरिका को मैं कैसे डील करूं, जब मैं वहां पे आऊंगा तो उनके लीडर के साथ किस तरह से बात करूं, किस मूड में मैं उनके साथ बात करूं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा हाउ शैल आई एड्रेस द पीपल एटसेट्रा, how shall I deal with the government there and businessmen and others? I want to be friendly with the Americans, but always making it clear what we stand for. I want to make no commitments विच कम इन द वे ऑफ आवर बेसिक पॉलिसी। तो वहां पे नेहरू जी क्या करने की बात कर रहे हैं? स्टैंड फॉर, किस चीज के लिए इंडिया स्टैंड करता है? इंडिया स्टैंड करता है सोशलिस्ट पॉलिसी के लिए, इंडिया स्टैंड करता है वेलफेयर स्टेट के लिए। और ये बेसिक पॉलिसी क्या है हमारी? बेसिक पॉलिसी हमारी न्यूट्रलिटी है भैया, न्यूट्रलिटी मतलब नॉन अलाइनमेंट। हम लोग ना तुम्हारे ग्रुप में है ना तुम्हारे ग्रुप में है। तो अमेरिका, नेहरू जी ने यह कहा कि भाई जब हमारी पॉलिसी ये है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अमेरिका के साथ किस तरह से बात करूं। उन्होंने अपने सिस्टर को बेसिकली लेटर लिखा था। उन्होंने ये भी, और जब नेहरू जी वहां पे गए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको खुद एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव करने आए। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका जैसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट एक ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं जो इतने सालों के बाद अभी इंडिपेंडेंट हुई है और गरीबी वहां पे है, ग्लोबल ट्रेड में उसका कोई परसेंटेज नहीं है, 1% से भी कम हमारा ट्रेड हुआ करता था। ये बहुत बड़ी बात है कि वहां के प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए आए। तो दिखाता है कि अमेरिका कितना ज्यादा मतलब इंडिया को अपनी तरफ करना चाहता था। और उस समय आप देखिए वहां के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं इंडिया के बारे में, कहते हैं द डेस्टिनी विल्ड इट दैट आवर कंट्री शुड हैव बीन डिस्कवर्ड इन द सर्च फॉर अ न्यू रूट टू यूएस yours. I hope your visit too will be in a sense of discovery of the United States of America. क्या कह रहे हैं भैया? वो कोलंबस के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक जमाना था जब कोलंबस इंडिया की खोज कर लेके निकले थे यूरोप से और वो गलती से अमेरिका पहुंच गए। जाना तो इंडिया चाहते थे और उन्होंने अमेरिका की खोज कर लिया। और आज हम लोग भी इंडिया को एक नए तरीके से डिस्कवर करना चाहते हैं जैसे कोलंबस ने किया था। इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर ये बोल रहे हैं तो मतलब ये दिखाता है कि वो कितनी ज्यादा इंडिया को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। लेकिन गड़बड़ हो गई, गड़बड़ी हो गई कि नेहरू जी ने सीधा सीधा बोल दिया कि देखिए भाई, हम लोग तो एक तरह से वेलफेयर स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, हम लोग एक तरह से ओपन इकोनॉमिक कैपिटलिस्टिक मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये उन्होंने बेसिकली उनको एक तरह से उनको ये इंडिकेट कर दिया था। उसके बाद भी नेहरू जी ने विजिट किया। 1956 में नेहरू जी ने विजिट किया, 1960 में विजिट किया और 1961 के अंदर विजिट किया। और यहां पे जाते जाते अमेरिका को क्लियर हो चुका था कि इंडिया किस क्लब का पार्ट है। वैसे तो हम लोग किसी क्लब का पार्ट नहीं, नॉन अलाइनमेंट ग्रुप का पार्ट है, पर फिर भी जो क्लोजनेस है इंडिया की वो रशिया की तरफ ज्यादा हुआ करती थी। एनीवेज, दिक्कत ये हो गई कि इंडिया तो है काफी गरीब था। हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी बहुत कम थी, पॉपुलेशन इंडिया में काफी ज्यादा थी, लगातार इंडिया में फैमिन्स आया करते थे, मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो जाया करती थी। तो इंडिया को फूड की जरूरत थी, फूड सिक्योरिटी हमारे पास नहीं थी। उस समय जब फूड की बात आई तो इंडिया ने अमेरिका की तरफ रुख किया और अमेरिका ने एक PL 480 डील, एक एक्ट पास किया था बेसिकली अपनी कांग्रेस के अंदर, जहां पे उनका यह कहना था कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो पुअर कंट्री हैं, अमेरिका उनकी हेल्प करेगा। इसको ऑफिशियल तौर पे कहा जाता था एग्रीकल्चर ट्रेड डेवलपमेंट एंड द असिस्टेंट एक्ट। अब जब इंडिया को इसकी जरूरत पड़ी तो इंडिया ने कहा अमेरिका को कि साहब आप इसका यूज करिए और इंडिया को आप व्हीट दे दीजिए क्योंकि हमारे पास तो खाना कम पड़ रहा है। तो पहली बार जो फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ इंडिया और अमेरिका के बीच में PL 480, जिसके तहत अमेरिका से बहुत सारा व्हीट, गेहूं इंडिया में आया करता था, वो डील हुई 1956 में। और 1956 के अंदर ही नेहरू जी ने अमेरिका के अंदर विजिट भी किया था। ये जो PL 480 वाला जो पूरा सीन है कई साल तक चला और आप ये देख लीजिए कि 1956 से लेकर 1960 तक 16 मिलियन मीट्रिक टन व्हीट इंडिया को अमेरिका ने दिया। और इसके एक और सबसे बड़ी बात पता क्या है? यह व्हीट खरीदने के लिए इंडिया को डॉलर्स नहीं देने हैं, यह डील होती थी लोकल इंडियन रुपीज में। सोचने की बात यह है कि उस समय इंडिया के पास डॉलर तो ज्यादा थे नहीं क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी कुछ कहीं पे स्टैंड भी नहीं करती थी। अमेरिका ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें रुपीज में दे दीजिए, पेमेंट कर दीजिए,
मुझे डॉलर नहीं चाहिए। और इसकी वजह से यह हुआ कि जो इंडिया ने जो डॉलर यहां पे बचाया, इंडिया उसको दूसरी जगह पे यूज किया, डेवलपमेंट में यूज किया, क्रूड ऑयल लेने में यूज किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है इंडिया कर पाया। तो काफी अच्छा एक इंडिकेशन था 56 के बाद के शायद रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने धीरे धीरे क्लियर कर दिया था, इंडिया ने अमेरिका को, कि हम लोग रशिया के क्लोज जा रहे हैं भैया, डिफेंस अग्रीमेंट हम उनसे कर रहे हैं। तो अमेरिका बेसिकली इस ये पीएल जो 480 था इसका मिसयूज भी करने लगा। अमेरिका इंडिया को एक तरह से ब्लैकमेल करने लगा। और 60s के दौरान अमेरिका ने इंडिया को कई बार धमकी दिया कि अगर वो रशिया से दूर नहीं जाता है और अगर वो अमेरिका के क्लोज नहीं आता है तो भैया वो ये सप्लाई बंद कर देगा। तो एक तरह से ये है कि वो हमें धमकी कर देने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। तो इंडिया को लगा कि भाई जल्दी ही कुछ ना कुछ करने की रिक्वायरमेंट है, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होने की जरूरत है फूड के अंदर, जो बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में इंडिया में आया। खैर वो थोड़ा आगे बात करेंगे। 10 फरवरी 1959 के अंदर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इंडिया में विजिट किया और इंडिया में लगभग 1 महीने तक ये रहे। और मार्टिन लूथर किंग क्या है भैया, वहां पे ये जो सिविल राइट्स के लिए लड़ते थे, जो ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था अमेरिका में, ये उसके लीडर थे। और ये गांधी जी से इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनकी नॉन वायलेंस की पॉलिसी थे, कि इन्होंने 1 महीने तक इंडिया में आके गांधी जी के बारे में पढ़ाई किया। और ये जब वापिस वहां पे गए तो इन्होंने कहा, द मोस्ट पोटेंट वेपन अवेलेबल टू द ऑप्रेस्ड पीपल इन दिस स्ट्रगल और जस्टिस एंड द ह्यूमन डिग्निटी दैट इज नॉन वायलेंस। तो गांधी जी के एक तरह से भक्त हो गए थे ये, और उसको जाकर उन्होंने विजिट किया। तो ये पता चलता है कि इंडिया का कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस वहां के लीडर्स के ऊपर था। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कहानी में। 1959 के अंदर प्रेसिडेंट आइजनहावर विजिट करते हैं इंडिया को। अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में विजिट कर रहे हैं भाई 1959 में। ये वही दौर था जब अमेरिका चाहता था कि इंडिया जो है वो रशिया से दूर जाए और अमेरिका के पास आए। पहले प्रेसिडेंट बने। उस समय हमारे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनसे भी मिले, नेहरू जी से भी मिले। और इंडिया के जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी उससे अमेरिका खुश नहीं था। जब ये आइजनहावर इंडिया में आए तो नेहरू जी ने सीधा कह दिया, भाई हम तो तुम्हारे ग्रुप में नहीं है, हम रशिया के ग्रुप में भी नहीं है, हम तो नॉन अलाइनमेंट ग्रुप का पार्ट है। अमेरिका थोड़ा सा नाराज तो हुआ, लेकिन फिर भी वो टाइम टू टाइम कोशिश करता रहा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन नहीं थे। देखिए एजुकेशन फील्ड की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो अमेरिका शुरू से ही एक सुपर पावर रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने दिखा दिया था कि भाई हमारे पास कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है कितना ज्यादा एडवांस है। तो इंडिया चाहता था कि एजुकेशन के फील्ड में हमें अमेरिका से हेल्प मिले। और 1962 में हम लोगों ने कानपुर इंडो अमेरिकन प्रोग्राम भी साइन किया। इस साइन के तहत हम लोगों ने क्या किया, आईआईटी कानपुर को बनाया। और सिर्फ बनाया ही नहीं, अमेरिकन जो फैकल्टीज थी वो आती थी अमेरिका से पढ़ाने के लिए, इंडिया में आया करती थी। आईआईटी कानपुर का जो करिकुलम था, जो रिसर्च एनवायरनमेंट था, जो वहां पे लैबोरेटरीज वगैरह बनाई गई, वो अमेरिका की हेल्प से हम लोगों ने बनाया। अमेरिका का जो यूएस एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएआईडी बोलते हैं, यहां से आईआईटी कानपुर को डायरेक्ट फंडिंग मिलने लगा। यह प्रोग्राम ज्यादा दिन तक नहीं चला, यह सिर्फ 1972 तक ही चला। क्यों चला? क्योंकि इंडिया रशिया के क्लोज जा रहा था। 1971 के अंदर जब वॉर हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, तो वहां से सीधा से इंडिकेशन मिल गया, भाई इंडिया अमेरिका के साथ कोई डील नहीं करना चाहता है, बिकॉज इंडिया के अगेंस्ट में अमेरिका चला गया। तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी यूएसएसआर के बीच में, अमेरिका के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इन सारी चीजों की वजह से 1972 में ये जो आईआईटी कानपुर वाला प्रोजेक्ट था ये कैंसिल आउट कर दिया गया। अब उसके बाद जो है लड़ाई होती है इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में। 1962 के अंदर जब देखिए आप इसको थोड़ा सा जियोपॉलिटिकली देखिए, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया भी कम्युनिस्ट कंट्री है। हालांकि रशिया और चाइना दोनों कम्युनिस्ट कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री होते हुए भी इनकी बहुत अच्छे से आपस में फ्रेंडशिप नहीं थी उस समय पे। बट फिर भी अगर आप चीज देखेंगे, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो किसी कम्युनिस्ट कंट्री का साथ दे। वो तो यही चाहेगा कि भैया कम्युनिस्ट कंट्री के चाइना उनकी साइड में लग जाए, रशिया के अगेंस्ट हो जाए। तो वो एक सिचुएशन वहां पे चल रही थी उस समय जब 1962 के अंदर इंडिया चाइना का वॉर हुआ। मतलब एक डेमोक्रेसी का एक कम्युनिस्ट कंट्री के साथ जब वॉर हुआ तो अमेरिका बड़ा कंफ्यूज हो गया। अमेरिका ने कहा भाई हम लोग क्या करें। उस समय में हमारी जो लीडरशिप थी, नेहरू जी थे, दूसरे लोग थे, उन्होंने अमेरिका और यूके से हेल्प मांगा। उन्होंने कहा यूएसए को और यूके को, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में हो मोर और लेस आइडियोलॉजिकली, तो आप हमारी हेल्प कर दीजिए। उस समय इंडिया का रशिया के साथ डिफेंस रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था, मतलब खराब नहीं कहूंगा मैं, बट फिर भी हम लोगों ने यूएसए और यूके से हेल्प मांगा। उस समय अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे मिस्टर जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कहा हम लोग इंडिया की हेल्प करेंगे। और हेल्प सिर्फ आइडियोलॉजिकली नहीं,
एक्चुअल में इंडिया की हेल्प करेंगे, और उन्होंने मैकमोहन लाइन को ऑफिशियल लाइन रिकॉग्नाइज कर लिया और चाइना को सीधा सीधा कह दिया कि भाई आप एक इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट कर रहे हो। इतना ही नहीं, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो ग्रुप था वो भी उन्होंने बे ऑफ बंगाल के लिए डिस्पैच कर दिया। वेपन के तौर पे हो चाहे किसी तरह के तौर पे हो, उन्होंने इंडिया की एक्चुअली काफी ज्यादा हेल्प उस समय पे किया था। बट ये हेल्प ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली। बीच में क्योंकि यूएसएसआर के साथ उनका इशू चल रहा था, वो वियतनाम वॉर भी बाद में हुआ और जो क्यूबन क्राइसिस वगैरह चल रहा था, तो अमेरिका उस समय वहां पे एंगेज हो गया। और उसके बाद क्योंकि अमेरिका ने अपनी हेल्प वापस ले ली इंडिया से जो वो लोग कर रहे थे, तो जो अमेरिका का जो गुडविल था इंडिया की तरफ वो बहुत अच्छा नहीं बन पाया। तो इसके बाद रिलेशन जो है एक्चुअली थोड़े से खराब हो गए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1950s और 60s के दौरान अमेरिका एक तरह से इंडिया को ब्लैकमेल किया करता था, बिकॉज हमारे साथ उनका एक अग्रीमेंट था PL480। तो उस समय इंडिया ने रियलाइज किया कि हम लोगों को भैया अपनी फूड के अंदर जो है सेल्फ सफिशिएंट बनने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। कई साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच में अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, एग्रोमिस्ट जिनको बोलते हैं, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और इंडिया के साइंटिस्ट थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो भैया वो इनके साथ आपस में गए, इन्होंने कोलैबोरेट किया और हाई वैरायटी सीड्स बनाया, और तब इंडिया में जाके ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन का ही आउटकम ये निकला कि इंडिया बहुत ही जल्दी फूड में सेल्फ सफिशिएंट बन गया, आत्मनिर्भर बन गया। तो भाई ये भी अमेरिकन थे नॉर्मन बोरलॉग। इनको बाद में नोबेल पीस प्राइज भी मिला। अमेरिका में 3 लोग ही ऐसे हैं जिनको अमेरिका आज तक नोबेल पीस प्राइज मिला है, जिसमें से एक ये है नॉर्मन बोरलॉग। सो इसके बाद आता है ईयर 1965। देखिए 1962 के अंदर वॉर हुआ था इंडिया और चाइना का। उसके 3 साल बाद ही पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। पाकिस्तान को यह लगा कि इंडिया वीक हो गया है, इंडिया के पास जो है रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो शायद हमारा कुछ हो जाएगा। उस समय अमेरिका का क्या रोल रहा? देखिए अमेरिका ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। हालांकि अमेरिका का पाकिस्तान के साथ डिफेंस रिलेशन हुआ करता था, बट फिर भी अमेरिका ने दोनों कंट्रीज को यह कहा कि भैया आप डिप्लोमेटिक तरीके से इस दुश्मनी को खत्म करिए। दोनों कंट्रीज को कहा। हालांकि बहुत सारे वेपन्स अमेरिका जो है वो पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को दे रहा था। और फिर बाद में अमेरिका ने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक रेजोल्यूशन 211 भी पास किया, जिसकी डेट थी सितंबर 20, और दोनों कंट्री को सीज फायर करने के लिए बोला। इंडिया ने कहा ठीक है, जब यूनाइटेड नेशन के थ्रू कोई चीज आ रही है तो भैया हम लोग मना नहीं करेंगे। तो सितंबर 21 को इंडिया ने सीज फायर को एक्सेप्ट कर लिया, और उससे अगले ही दिन सितंबर 22 को पाकिस्तान ने भी सीज फायर को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। यूएसए का मीडिएशन करने का ये भी बहुत बड़ा रीजन था कि चाइना और अमेरिका एक्चुअली काफी क्लोज आ चुके थे, और अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि वो चाइना पाकिस्तान की हेल्प करेगा और इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि 3 साल पहले ही चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था इंडिया काफी ज्यादा बैकफुट पे चला गया था। तो अमेरिका को ये लगा कि ये जो लड़ाई है बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए हम लोग मीडिएट करके इसको सीज फायर करवा देते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हो रही थी ग्राउंड लेवल पे इंडिया की। जब हम लोग बात करें, काफी ज्यादा पाकिस्तान टेरिटरी को जो है इंडिया ने एक्वायर भी कर लिया था। फिर बाद में ताशकंद के अंदर जो है वो सारा समझौता हुआ और ये लड़ाई फाइनली खत्म हुई। तो भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो शांति थी ना, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। ईस्ट पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे जिस तरह का जो जेनोसाइड किया गया था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, और जिस तरह से मिलियंस ऑफ रेफ्यूजी जो इंडिया में आ रहे थे, और जो ह्यूमन राइट क्राइसिस वहां पे चल रहे थे, उसकी वजह से इंडिया को उस बांग्लादेश के साथ एंगेज होना पड़ा। और फाइनली इंडिया और पाकिस्तान जो है वो डायरेक्टली वॉर में चले गए। ये मैं बात कर रहा हूं 1961 के अंदर। अब 1961 तक आते आते सिचुएशन बदल चुकी थी। 1965 में अमेरिका पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा था, पर्दे के पीछे से कर रहा था। लेकिन अब चीजें जो है वो अलग हो चुकी हैं, क्योंकि तब तक इंडिया रशिया के साथ भी फ्रेंडशिप ट्रीटी कर चुका था। और दोस्तों, जब इंडिया ने रशिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी किया डिफेंस में, तो ये पूरी दुनिया को सीधा सीधा पता चल गया कि इंडिया और रशिया एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनर हैं। उस ट्रीटी के अंदर यह साफ साफ मेंशन किया गया था कि अगर कोई कंट्री इंडिया के ऊपर अटैक करती है तो रशिया इंडिया को डिफेंड करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया के ऊपर अटैक करना मतलब रशिया के ऊपर अटैक करना। तो उस समय बात यहां तक पहुंच चुकी थी। तो कोल्ड वॉर उस समय पीक पे चल रहा था, बेसिकली यूएसएसआर के बीच में, अमेरिका के बीच में। तो और वहां 1970 तक आते आते क्लियर हो चुका था कि अमेरिका की साइड में पाकिस्तान है और इंडिया की साइड में जो है रशिया है। ये बात क्लियर हो चुकी थी। तो 1970 के अंदर जब वॉर हुआ तो अमेरिका ने ओपनली इस्लामाबाद को यहां पे सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उनको सिर्फ मिलिट्री सप्लाई भी देना शुरू कर दिया। वो बहुत सारी चीजें वहां पे हो रही थी, बिकॉज इंडिया का जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो हुई थी रशिया के साथ। यही बात नहीं रुकती है।
अमेरिका ने यह कहा कि भैया जो बांग्लादेश के अंदर चीजें हो रही है ना, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो अमेरिकन एसेट्स हैं और जो अमेरिकन सिटीजन हैं जो यहां पे रहते हैं उनको खतरा है, तो इसीलिए उनकी जान बचाने के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए हमें भी इस युद्ध में उतरना पड़ेगा। यह अमेरिका ने बहाना बनाया और इस बहाने से अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे यूएसएस एंटरप्राइज कहते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल की तरफ चलने लगा। जब वो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रहा था तो मतलब सीधा इंडिया को धमकी दे रहा था, थ्रेट कर रहा था अमेरिका कि तुम पीछे हट जाओ नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। तब उधर से रशिया आ गया। रशिया ने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इंडिया के साथ मेरी फ्रेंडशिप ट्रीटी है, अगर आप इंडिया को ऊपर अटैक करते हो तो फिर मैं भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो वो जब सारी चीजें चल रही थी तो उस समय अमेरिका ने रियलाइज किया कि भाई डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का कोई फायदा नहीं है, और बहुत दिन नहीं लगे, 14-15 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरेंडर भी कर दिया था और एक नया देश बांग्लादेश बन चुका था। तो ये बहुत लंबा नहीं खींची हो पाया, लेकिन 1971 के जो वॉर का आउटकम हुआ, इससे ये बात तो पता चल गई कि इंडिया को आप कमजोर नहीं समझ सकते, हमारे भी भैया पावरफुल फ्रेंड्स हैं। तो उसके बाद रिलेशन जो है थोड़े और डिफरेंट तरीके से चेंज होने शुरू हुए। सो भाई 1962 के अंदर इंडिया का चाइना के साथ वॉर हुआ, 1965 के अंदर पाकिस्तान के साथ हुआ, 71 में फिर से पाकिस्तान के साथ हुआ। तो इंडिया को बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया कि साउथ एशिया के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। इससे पहले कनाडा के साथ हम लोगों ने न्यूक्लियर डील किया हुआ था और कनाडा हम लोगों को प्लूटोनियम सप्लाई किया करता था, लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए नहीं, सिविल पर्पस के लिए, बिजली बनाने के लिए किया करता था। वहीं से हम लोगों ने प्लूटोनियम का यूज करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना डाला। जो कनाडा से हम लोग सप्लाई ले रहे थे उससे बॉम्ब बना डाला। जब इंडिया ने इस बॉम्ब को बनाया तो अमेरिका अलर्ट हो गया। अमेरिका ने कहा भैया तो गड़बड़ बात हो गई, ऐसे तो सारी कंट्री जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने लगेंगी, जैसे इंडिया ने बनाया प्लूटोनियम का यूज करके कनाडा वाले का। तो अमेरिका ने उस समय ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप 1974 में, और यह बनाया गया था स्पेसिफिकली इंडिया के लिए। कौन कौन सी कंट्री थी इसके अंदर? इसके अंदर थी भैया कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड सोवियत यूनियन, यूके एंड यूएसए। हालांकि ये जो ट्रीटी है वो लीगली बाइंडिंग नहीं थी, लेकिन इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर ये कहा गया भाई कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई नहीं करेगी, स्पेशली इंडिया को सप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया उसी न्यूक्लियर फ्यूल से जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ये उन्होंने कहा। लेकिन इस ट्रीटी से पहले आपको छोटी सी कहानी और समझनी पड़ेगी। उसको कहा जाता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। मजेदार बात यह है कि इंडिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट भी नहीं है। ये क्या कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी? ये हुई थी दोस्तों 1968 के अंदर इसको साइन किया गया था, 1974 के अंदर 70 में फोर्स में आई थी। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी का पर्पज यह था कि दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन है ना, उनके स्प्रेड को रोकना है। किसी नई कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं जाना चाहिए। तो ये डिसआर्मामेंट की बात करता है। ये कहता है कि दुनिया भर में जो न्यूक्लियर जो फ्यूल है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उसका पीसफुल पर्पस होना चाहिए। लेकिन ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एनपीटी की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? ये इसने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसे कहते हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स। मतलब वो कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, और उनको लीगल तौर से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ये ट्रीटी ये कहती है कि भैया यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना, ये कंट्री लीगल तौर पे न्यूक्लियर वेपन रख सकती हैं। इंडिया ने कहा भाई ये क्या बात हुई, या तो तुम भी मत रखो या फिर हमें भी अपने डिफेंस के लिए यूज करने दो। इसीलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। इंडिया ने कहा कि ये जो ट्रीटी है वो डिस्क्रिमिनेटरी है भाई, वो इन 5 कंट्री को तो अलाउ करती है, बाकियों को लोग अलाउ नहीं करती हैं। ये क्या बात हुई? मतलब आप ये चाहते हो कि आप तो मस्त एकदम यूज करें न्यूक्लियर वेपन्स का अपने डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, हम ना करें। इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। अमेरिका ने जब एनएसजी जो ट्रीटी है इसको साइन किया तो अमेरिका ने यह कहा कि कोई भी कंट्री उस कंट्री को न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई नहीं करेगी जो कि एनपीटी का पार्ट नहीं है। और क्योंकि इंडिया एनपीटी का पार्ट नहीं था तो इनडायरेक्टली अमेरिका यह कहना चाहता था कि इंडिया को कोई भी कंट्री न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई नहीं करेगा। दोस्तों इस कहानी में एक छोटा सा किस्सा मैं और जोड़ता हूं। 1960s के दौरान इंडिया के अंदर हमारी गवर्नमेंट न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट्स बनाना चाहती थी। कनाडा से हम लोग हेल्प ले रहे थे, रशिया से हेल्प ले रहे थे, यूके से हेल्प ले रहे थे और इवन अमेरिका से भी हेल्प ले रहे थे। 1963 के अंदर अमेरिका और इंडिया ने एक अग्रीमेंट किया जिसे 123 अग्रीमेंट कहते हैं, और ये अग्रीमेंट किया गया था अंडर यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। मतलब इंडिया
यूनाइटेड स्टेट्स एंड IAEA। इसके अंदर क्या होता था, अमेरिका इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई किया करता था। ये दोस्तों NSG से पहले की बात है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से बनाने के पहले की बात है, 1963 की बात है। और उस समय इंडिया के अंदर जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है ये बनाया गया, और इसके लिए जो फ्यूल आया करता था वो अमेरिका से आया करता था। अब हो गई दिक्कत। दिक्कत ये हो गई कि भाई 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमेरिका ने इस सप्लाई को 1974 में बंद कर दिया। सो 1974 के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल को रोकने के बाद जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे हमारे बीच में फिर से थोड़े थोड़े शुरू हो गए थे। और 1978 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर कार्टर ने इंडिया को विजिट किया। वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर गए, बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा भैया दोनों कंट्री ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों कंट्री आपस में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो हम तो नेचुरल अलाई हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड है, बहुत सारी बातें बोली। उस समय में इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर मोरारजी देसाई, उन्होंने उनसे भी बात किया, जिसे दिल्ली डिक्लेरेशन कहते हैं। और इस डिक्लेरेशन के अंदर दो तीन बड़ी बड़ी बातें हुई। एक तो यह कहा गया कि जो न्यूक्लियर स्टॉकपाइल है, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो वो कंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगी, क्योंकि उस समय तक इंडिया न्यूक्लियर वेपन बना चुका था। एक तो उन्होंने ये बोला। दूसरा उन्होंने ये बोला कि इंडिया जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की टेक्नोलॉजी है ना, वो किसी और कंट्री के साथ शेयर नहीं करेगा, मतलब प्रिवेंट द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ये दो बातें गई। इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, हम लोगों ने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया है भाई वो अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है, हमने अपने अपने लिए बनाया, वो ऑफेंस के लिए नहीं बनाया, डिफेंस के लिए बनाया है। तो हमारा कोई इरादा नहीं है किसी और को ये टेक्नोलॉजी देने का। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया। हालांकि अमेरिका बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हुआ, वो अलग बात है। और उस समय क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर बात कहा जाता है भाई अतिथि देवो भव, तो मिस्टर कार्टर जब इंडिया में आए तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या, गांव है जिसका नाम है दौलतपुर नरसियाबाद, इसका नाम चेंज करके कार्टरपुरी कर दिया गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जब ये आए तो मोरारजी देसाई ने इनको कहा कि भाई बातें तो बहुत अच्छी अच्छी बोल रहे हो, तो हमारा जो तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका भी कुछ करिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको फ्यूल देना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद कुछ सालों में उन्होंने एक्चुअली फ्यूल देना शुरू भी कर दिया। अब जो है अमेरिका की कांग्रेस के अंदर एक नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट पास होता है। नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट क्या कहता है, ये इंडिया को कहता है कि भाई देखिए आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, कोई बात नहीं, आप उसको रख लीजिए, लेकिन आपके यहां पे जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है ना, वो इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है ना, उसको इंस्पेक्शन करने दीजिए। इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो इंस्पेक्शन करने भी नहीं दूंगा। तो इससे अमेरिका काफी ज्यादा नाराज हो गया। सो 1982 के अंदर इंदिरा गांधी जी अमेरिका को विजिट करती हैं और वहां के प्रेसिडेंट मिस्टर रोनाल्ड रीगन से मिलती हैं। 1982 तक आते आते हमारे रिलेशन एक्चुअली काफी ज्यादा खराब हो चुके थे, और गांधी जी की जो स्टेटमेंट उसे पता चलता है। इंदिरा गांधी जी कहती हैं वी नीड टू फाइंड अ कॉमन एरिया हाउ सो एवर स्मॉल, मतलब रिलेशन हालांकि काफी खराब हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इंडिया को और अमेरिका को एक कॉमन ग्राउंड जो है वो देखना चाहिए, चाहे वो कितना ही छोटा हो। मतलब यहां तक आते आते बात यहां तक पहुंच गई थी कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कुछ कॉमन बचा ही नहीं था। ओपनली अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और इंडिया रशिया के क्लोज जा रहा था। फिर 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। इस असैसिनेशन के बाद अमेरिका ने दो तीन बातों को रियलाइज किया। अमेरिका को यह लगा कि यस इंडिया के अंदर टेररिज्म की प्रॉब्लम है। इससे पहले इंडिया की टेररिज्म की प्रॉब्लम को या खालिस्तानी जो प्रॉब्लम थी उस समय पे अमेरिका सीरियस नहीं लेता था। तो इसके बाद उनको लगा कि नहीं नहीं, ये एक रीजनल कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बल्कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, उनको ये लगा। दूसरी बात, जो गांधी जी के असैसिनेशन के बाद जब इंडिया में लार्ज स्केल जो है राइट्स हुए, जो सिख दंगा जिसको हम लोग बोलते हैं 1984 के अंदर, और बहुत सारे सिखों को मार दिया गया, तो जो ह्यूमन राइट जो वायलेशन हुआ, काइंड ऑफ जेनोसाइड उस समय पे हुआ, इसको लेके भी अमेरिका ने काफी ज्यादा बेसिकली यहाँ पे चिंता दिखाई। तो 1984 एक ऐसा ईयर है भैया, समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। 1984 के अंदर भोपाल के अंदर गैस ट्रेजेडी हो गई और यहां पे 15,000 से 20,000 के आसपास लोग मारे गए। रीजन क्या था? रीजन था एक कंपनी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट, और ये एक अमेरिकन कंपनी हुआ करती थी। आज के समय में लोग ये कहते हैं कि ये जो कंपनी थी वो इंडिया के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किया करती थी, कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पेस्टिसाइड बनाया करती थी, वो एक अलग जो है वो अलग कहानी है। बट दिक्कत ये हो गई, ये जब ट्रेजेडी हुई उसके बाद इंडिया ने कहा कि भैया इसके जो ओनर हैं उसको इंडिया के अंदर एक्सट्राडिट किया जाए, मिस्टर एंडरसन, वॉरेन एंडरसन को इंडिया में बुलाया जाए ताकि उनके ऊपर केस चलाया जा सके। अमेरिका ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इनको एक्सट्राडिट तो नहीं करेंगे। तो इंडिया आज तक भी बेसिकली उनकी एक्सट्राडिशन की बात कर रही है। अभी तो काफी बूढ़े हो चुके हैं, 90 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और इस कंपनी को बाद में किसी और कंपनी ने परचेज भी कर लिया। लेकिन इस कंपनी ने इंडिया को बहुत ही कम कंपनसेशन दिया। सिर्फ कंपनसेशन ही नहीं बल्कि जो क्रिमिनल चार्जेस थे वो भी बहुत कम चलाए गए उन ऑफिशियल्स के ऊपर। इसके साथ साथ एक केस और हुआ है रिसेंटली। बेसिकली
मैक्सिको का की गल्फ जो है वहां पे कुछ ऑयल स्पिल हो गया था, मतलब एक बहुत बड़ा शिप था जो अमेरिका जा रहा था, मैक्सिकन गल्फ से जाते हुए उसके से तेल लीक हो गया, और उसके चक्कर में अमेरिकन कंपनी ने मैक्सिको को $20 बिलियन डॉलर्स का कंपनसेशन दिया, जबकि इंडिया को आई थिंक 400 से 500 मिलियन डॉलर का ही कंपनसेशन दिया गया, जबकि यहां पे 15,000 से 20,000 लोग मारे गए। तो ये दिखाता है कि किस तरह से डेवलपिंग कंट्री को अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से खराब से ट्रीट करता है, जबकि अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। खैर, बात आगे बढ़ती चली गई और 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद रिलेशन थोड़े से इंप्रूव होने शुरू एक फ्रंट पे, और 1991 तक आते आते इंडिया की हालत हो गई थी काफी ज्यादा खराब। देखिए, क्योंकि रशिया के साथ हमारा जो रिलेशन था वो एक डिफेंस रिलेशन ज्यादा था। हम लोग उनके साथ दूसरे इकोनॉमिक ट्रेड बहुत कम किया करते थे। चाइना के साथ भी हमारा ट्रेड बहुत कम हुआ करता था, यूरोपियन कंट्री के साथ भी कम हुआ करता था। इंडिया बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर नहीं किया करता था, लेकिन इंडिया को गोल्ड भी चाहिए, हमें क्रूड ऑयल भी चाहिए, जिसके लिए हम लोग इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड किया करते थे। तो 1991 तक आते आते इंडिया में हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मतलब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कम कर रहे हैं। तो इंडिया के पास 2 से 3 हफ्ते तक का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा था, मतलब इंपोर्ट के लिए जो पैसा चुकाया जाता है उसके लिए बहुत कम डॉलर बचे थे। तो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी होनी शुरू हो गई थी, इंडिया बैंकरप्ट हो जाता। उस समय इंडिया आईएमएफ के पास गया, अमेरिका के पास भी गया, भाई हमारी हेल्प कर दो, आईएमएफ के पास भी गया। और उस समय पे अमेरिका ने समझा इंडिया को कि हाँ, आपकी जरूरतें बिल्कुल ठीक हैं। तो बेसिकली अमेरिका को यह लगा कि यार, इंडिया की इकोनॉमी अगर ओपन अप हो जाएगी तो उसके लिए बहुत बड़ी अट्रैक्टिव मार्केट हो जाएगी। अमेरिका के अंदर जो पैसा है, जो कैपिटल है, उसको इन्वेस्ट करने की नया तरीका मिल जाएगा। तो कई सारी चीजें उस समय पे की गई, और आईएमएफ की जब हम लोगों ने हेल्प लिया तो हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, जिसे हम लोग एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं। और इस एलपीजी रिफॉर्म के बाद बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, खासकर कुछ फील्ड के अंदर जैसे टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह। और उसके बाद देखिए, उस समय तक इंडिया तक अमेरिका ये समझ गया था कि इंडिया एक आने वाले समय में एक सुपर पावर बनने वाला है। तो आज अगर इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन हम लोग बना के रखेंगे तो फ्यूचर में हम लोग चाइना को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि 1991 1992 तक आते आते चाइना भी एक काफी बड़ी पावर एक्चुअली हो चुका था। हालांकि अगर आप इकोनॉमिकल फ्रंट पे देखें तो बहुत सारी अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर रही थी, लेकिन डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका यह समझ चुका था कि चाइना उनको चैलेंज कर सकता है। तो लिबरलाइजेशन के बाद जैसे ही रिलेशन थोड़े से इंप्रूव होने शुरू हुए, इंडिया ने यहां पे 1998 के अंदर एक और न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। हालांकि मोस्टली एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि 74 के अंदर ऑलरेडी इंडिया दुनिया को यह बता चुका था कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। बट एनीवेज, 1998 के अंदर जब यह हुआ तो रिलेशन भाई फिर से डैमेज हो गए। अमेरिका ने और कई यूरोपियन कंट्री ने इंडिया के ऊपर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए अंडर द ग्लेन अमेंडमेंट। एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन 1172। और इंडिया और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं उसको पूरी तरह से कंडेम किया गया, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। ये सैंक्शन इंडिया ने तब हटाए जब अमेरिका के ऊपर 9/11 अटैक हुआ, और बाद में जब मिस्टर बुश ने इंडिया को विजिट किया। तो फिर 1998 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, और 1999 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया। तो सीधी सी बात है, अमेरिका का डरना बिल्कुल जायज है कि भाई दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, चाइना भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तीनों आपस में इंडिया की के अगेंस्ट में दोनों काम कर सकते हैं। तो अमेरिका को लगा कि नहीं नहीं, अब हमें इंडिया का साथ देना पड़ेगा। अगर इंडिया की हेल्प हम लोगों ने नहीं किया तो ये जो वॉर है वो न्यूक्लियर वॉर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, उधर से रशिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। तो अमेरिका को ये लगा कि इस बात को जो है आगे ना बढ़ने दिया जाए। और 1999 का जो वॉर हुआ, इसमें अमेरिका ने इंडिया को ओपनली सपोर्ट किया। मतलब ये बड़ी सोचने वाली बात है। देखिए, सीधी सी बात है, अभी इंडियन जो अमेरिकन कंपनी है इंडिया में इन्वेस्ट कर रही थी, इंडिया अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर रही थी। तो 1999 तक आते आते अमेरिका इंडिया को एक अच्छे पार्टनर के रूप में देखने लगा था बेसिकली। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को ओपनली डांट लगाई, डांट ही नहीं लगाई, अमेरिका ने जो नवाज शरीफ है उसको बुलाया कि भाई आप आइए जल्दी से अमेरिका में। नवाज शरीफ जो है वॉशिंगटन में पहुंचे, वॉशिंगटन से ही नवाज शरीफ ने सीज फायर की घोषणा कर दी थी बेसिकली। तो अमेरिका, क्योंकि देखिए अमेरिका ने जब सपोर्ट नहीं दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान तो अपने आप ही बैकफुट पे आना ही था कि भाई जब अमेरिका ही सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इंडिया तो उनसे पावरफुल फोर्स है ना।
तो वो तो लाहौर तक पहुंच जाएगी, इस्लामाबाद तक पहुंच जाएगी। तो अमेरिका, पाकिस्तान उस समय एक्चुअली डर गया और उसने अमेरिका से ही जो है सीज फायर अनाउंस कर दिया। तो अगले ही साल मिस्टर क्लिंटन ने 2000 के अंदर इंडिया में विजिट किया और इस विजिट से ये पता चलता है कि किस तरह से अमेरिका अभी इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन चाहता है। सबसे बड़ा एजेंडा क्या था इस विजिट का? सबसे बड़ा एजेंडा था कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। अमेरिका चाहता था कि इस ट्रीटी के ऊपर इंडिया साइन करे। और ये ट्रीटी क्या कहती है? ये ट्रीटी कहती है कि इंडिया फ्यूचर में कोई और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। देखिए, इंडिया ने ट्रीटी को साइन तो नहीं किया, लेकिन इंडिया ने ओपनली ये कह दिया कि अब हम लोग और टेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारी जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेके या न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, हम लोग ने पूरी दुनिया को वो बता दी। 2001 के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया हिल गई, जिसे आज हम लोग 9/11 के रूप में जानते हैं। जब दोस्तों 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया को ये रियलाइज हो गया कि जो टेररिज्म है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इससे पहले जब अमेरिका को इंडिया बोला करता था कि यार देखो, ये जो जैश ए मोहम्मद है या जो लश्कर तैयबा है जो पाकिस्तान को स्पॉन्सर करता है, इंडिया के ऊपर अटैक करता है, तो अमेरिका ये कहा करता था यार ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी लोकल प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, ये तुम्हारी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब 9/11 का अटैक हुआ तो अमेरिका को रियलाइज हो गया कि नहीं भैया, टेररिज्म तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और तब अमेरिका को यह लगा कि समय आ गया है जब वो टेररिज्म के अगेंस्ट में भी कुछ ना कुछ करें, जिसे वॉर अगेंस्ट टेरर कहा जाता है। तो उस समय हुआ ये कि जो अमेरिका के जो पैसिफिक कमांड के चीफ थे भाई, वो नई दिल्ली में आए और उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इंडिया की जो नेवी है और इंडिया की जो एयर फोर्स है वो अमेरिका की हेल्प करे, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर अटैक करना चाहता था और उसने किया भी था बेसिकली। तो वो लोग चाहते थे कि इंडिया के जो एयर बेस हैं वो इनका यूज करें रिफ्यूलिंग के लिए या करने के लिए। इतना ही नहीं, अमेरिका ने इंडिया को यह भी कहा कि जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान चलें, मतलब हमारे जवान अफगानिस्तान चलें अमेरिका के ट्रूप्स के साथ। अब ये देखिए, बहुत हाईली सीक्रेट रखा गया है कि इस डील के पीछे क्या था, कि अमेरिका ने जब इंडिया को ये प्रपोजल दिया तो बदले में इंडिया ने उनसे क्या मांगा। कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं मांगा, कुछ लोग कहते हैं ये वो, बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्सी इसके ऊपर है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन जो ओपन सीक्रेट है वो ये है कि इंडिया में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे थे जो अमेरिका की हेल्प करना चाहते थे। वो चाहते थे हम एक्चुअली में अफगानिस्तान जाएं। अडवाणी जी उस समय पे जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका यह कहना था कि नहीं नहीं, हम इस बात को थोड़ा सोचते हैं और हमारे जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं या जो हमारे जो जनरल हैं उनसे बात करें। उन्होंने जो है इस प्रपोजल को बेसिकली इसको अपोज कर दिया। हमारे जनरल्स का यह कहना था कि देखिए साहब, पहली बात तो ये जो अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका अटैक करने वाला है ये यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन नहीं है। अगर यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन होता तो बात अलग होती। ये तो अमेरिका का अपना चीज है ना, हम इसमें इन्वॉल्व क्यों हो? अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन है काफी पुराने, हिस्टोरिकली देखा जाए तो हम उसके ऊपर अटैक क्यों करें, और फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जब उन्होंने कहा कि अडवाणी, तो उस समय पे अटल जी थे, उन्होंने कहा कि बात तो बिल्कुल तुम्हारी सही है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने तो अफगानिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर नहीं किया है ना, अमेरिका ने कर दिया है, तो वो अलग बात है। जिस कंट्री के साथ हम लोगों ने वॉर डिक्लेयर किया ही नहीं, उसके लिए हम अपने सोल्जर्स क्यों भेजें? तो कुछ कुछ बातें ऐसी हुई तो अमेरिका को इंडिया ने मना कर दिया और बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान के एयर बेसिस का यूज किया अफगानिस्तान के साथ लड़ने के लिए। तो ये जो 9/11 का अटैक है, अमेरिका की जो अप्रोच थी टेररिज्म को लेके, इसके बाद पूरी तरह से चेंज हो गई। तो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने जॉर्ज डब्ल्यू बुश, सबसे पहला काम उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में जो भी सैंक्शंस लगाए हुए थे उनको वापस ले लिया और उनको रिमूव कर दिया। और एक्चुअली जॉर्ज डब्ल्यू बुश की प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया और अमेरिका के रिलेशन काफी ज्यादा इंप्रूव भी हुए। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो 2005 में क्या हुआ। उस समय जो यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी कोंडोलीजा राइस, उस समय मुझे याद है मैं स्कूल में हुआ करता था, काफी चर्चा हुई थी जब उन्होंने इंडिया की विजिट किया था। तो इन्होंने हमारे साथ एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग भी जो है वो साइन किया था। और इंडिया और अमेरिका के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई, बेसिकली उसकी बातचीत भी हम लोगों ने यहीं पे शुरुआत कर दी थी। अब देखिए, यहां से शुरू होता है सारा खेल। जून 28, 2005 जब अमेरिका और इंडिया ने डिफेंस फ्रेमवर्क आपस में साइन कर लिया था। और वही साल था 2005 में जब हम लोगों ने मालाबार एक्सरसाइज को बहुत बड़े पैमाने पे किया। अमेरिकन फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और उस समय अमेरिका और इंडिया ने ये बात बोली आपस में, मतलब अग्रीमेंट के एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि हम लोग डिफेंस रिलेशन को और आगे बढ़ाएंगे। इसी के तहत हम लोगों ने क्या किया? सिविल न्यूक्लियर डील किया। इंडिया और अमेरिका के बीच में सबसे लैंडमार्क डील एक्चुअली यही मानी जाती है।
कई सालों से हम लोग अमेरिका के साथ ये डील करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिका मान नहीं रहा था। अमेरिका क्यों नहीं मान रहा था? क्योंकि एनएसजी ग्रुप का पार्ट इंडिया तो नहीं था, ना तो इंडिया एनएसजी ग्रुप का पार्ट था, ना ही इंडिया ने एनपीटी के ऊपर साइन किया था, ना ही इंडिया ने सीटीबीटी के ऊपर साइन किया था। तो भाई जब इंडिया ने किसी के ऊपर साइन ही नहीं किया तो अमेरिका डील क्यों करेगा? लेकिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देखते थे। इन्होंने सबसे पहली बार सैंक्शन हटाए, उसके बाद इन्होंने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर डील किया। अब सिविल न्यूक्लियर डील करने का सीधा सीधा सा मतलब यह होता है कि अब अमेरिका चाहता है कि हम इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करें। क्योंकि देखिए सिविल न्यूक्लियर डील बनाने का सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिकन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाना चाहती हैं। इंडिया उस समय में हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का जो पूरा इंडस्ट्री थी उसको एक्सपेंड करना चाहता था, और अमेरिकन कंपनी बेसिकली यहाँ पे मौका ढूंढ रही थी वो कैसे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें। तो अमेरिका देखिए बिजनेस की बात करता है भाई। जब अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लगा कि भाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जो इंडिया का एनएसजी का पार्ट नहीं है हम लोग यहाँ पे इंडिया को सपोर्ट करेंगे। सो अगले ही साल 2006 के अंदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इंडिया में विजिट किया। देखिए इस विजिट के अंदर क्या हुआ, जो सिविल न्यूक्लियर डील 2005 के अंदर जिसका ड्राफ्ट बना था ना, उसको 2006 के अंदर जो है फाइनलाइज करने की कोशिश की गई। देखिए पिछले साल सिर्फ ड्राफ्ट बना था। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हुई वो ये थी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री के रूप में यहां पे एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री बना जो कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट भी नहीं था, उसके बावजूद भी अमेरिका इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील करना चाहता था और इंडिया को एज अ न्यूक्लियर वेपन के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया। देखिए इस बीच में एक और इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ। अमेरिकन कंपनी है जिसे हार्ले डेविडसन कहते हैं, ये बाइक्स बनाती है बेसिकली। इंडिया ने हार्ले डेविडसन के ऊपर लगभग बैन किया हुआ था, मतलब इसके ऊपर इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया ने लगाई हुई थी कि ये हार्ले डेविडसन कंपनी है वो इंडिया में अपनी बाइक्स को नहीं बेच सकती थी। बदले में अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने इंडियन मैंगोज को अपनी कंट्री के अंदर इंपोर्ट करने से मना कर दिया। तो इंडिया अमेरिका में मैंगो नहीं भेज सकता, अमेरिका वाले इंडिया में हार्ले डेविडसन नहीं भेज सकते। अब क्योंकि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के आने के बाद चीजें ठीक ठाक हो रही थी, सिविल न्यूक्लियर डील हम लोगों ने किया था, तो 2007 के अंदर फिर हम लोगों ने मैंगो डील किया। बेसिकली मैंगो डील के अंदर यही हुआ, अमेरिका ने जो इंडियन मैंगोज के ऊपर बैन लगाया हुआ था वो हटा दिया, और इंडिया ने भी हार्ले डेविडसन के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसको 50% कम कर दिया। और 2-3 साल तक अमेरिका इंडिया की फेवर में लॉबी करता रहा एनएसजी ग्रुप के अंदर। अमेरिका ने एनएसजी कंट्री को कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई इंडिया को एनएसजी से एग्जेम्पशन दे दी जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, सोचने की बात है। 1974 में जब एनएसजी ग्रुप बनाया गया था तो क्यों बनाया गया था? ताकि इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल ना मिले। किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। आज 2008 में वही अमेरिका एनएसजी मेंबर्स को यह कह रहा है कि इंडिया को एग्जेम्पशंस दे दो और उसको न्यूक्लियर फ्यूल आप दे सकते हो। ये इसीलिए हुआ क्योंकि इंडिया के साथ अमेरिका का सिविल न्यूक्लियर डील हो गया था। स्पेस सेक्टर में भी हम लोगों ने कोलैबोरेट करना शुरू किया, और जब 2008 के अंदर इंडिया ने चंद्रयान 1 को भेजा, उस समय हम लोगों ने नासा की हेल्प लिया, और नासा के कुछ इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने यूज किए थे। उन्हीं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से चंद्रयान मून के ऊपर वाटर की खोज कर पाया। और फिर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 2008 के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ ताज होटल के ऊपर, और जब एविडेंस पता चले तो पता चलता है भैया ये जो पूरे के पूरे टेररिस्ट थे वो पाकिस्तान से सपोर्ट किए गए थे। उस समय पे भी अमेरिका ने इंडिया की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। एफबीआई के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनको इंडिया में भेजा, फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स थे अमेरिका में वो इंडिया में आए, और इंडिया ने उसके बाद कई सारे टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया जो इस 26/11 के अंदर इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट ईयर 2009 के अंदर मनमोहन सिंह जी अमेरिका को विजिट करते हैं, वहां के प्रेसिडेंट बराक ओबामा से मिलते हैं और कई सारे मुद्दों पे बात करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जितनी भी मुलाकात हुई इसका कुछ खास आउटकम नहीं निकला। फिर 2010 के अंदर हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्ट्रेटेजिक डायलॉग किया। अब हमारी जो दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदलनी शुरू हो गई, और पहली बार फॉर्मल तरीके से हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक डायलॉग किया। सेक्रेटरी क्लिंटन जो है वो इंडिया के अंदर आती हैं और उन्होंने कहा इंडिया इज एन इंडिस्पेंसेबल पार्टनर, मतलब हमारी दोस्ती अब बहुत ही ज्यादा पक्की हो चुकी है। प्रेसिडेंट ओबामा क्या कहते हैं इंडिया के बारे में? कहते हैं कि इंडिया विल बी अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप इन द 21st सेंचुरी। तो अब अमेरिका के जो तौर तरीका है, उसके जो बोलने का तरीका है इंडिया की तरफ, वो यहां पे चेंज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब तक इंडिया एक डिसेंट इकोनॉमिक पावर हब बन चुका है। और जिस तरह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह से इंडिया की ग्रोथ हो रही थी, तो ये क्लियर हो गया था कि इंडिया जो है वो एक ग्लोबल स्केल पे काफी बड़ी पावर बन सकती है।
तब 2010 के अंदर क्या होता है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका पहली बार इंडिया को ओपनली सपोर्ट करता है। काफी समय से इंडिया डिमांड कर रहा था कि भाई हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने चाहिए। फ्रांस सपोर्ट कर रहा था, यूके भी सपोर्ट कर ही रहा था मोर और लेस, और रशिया तो सपोर्ट कर ही रहा था। पहली बार ओबामा साहब ने भी बोला कि यस, हम लोग इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ चाइना एक ऐसा कंट्री है जो सपोर्ट नहीं करता, बाकी सब कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करती हैं। 2011 के अंदर साइबर सिक्योरिटी मेमोरेंडम साइन होता है। देखिए, ये एक रूल है, अमेरिका के साथ आपकी स्ट्रेटेजिक रिलेशन तभी हो सकती है जब आप अमेरिका के साथ साइबर सिक्योरिटी मेमोरेंडम साइन करते हो। साइबर सिक्योरिटी देखो वैसे तो कोई बड़ा मेमोरेंडम नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि इंडिया और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के तहत एक दूसरे की कंट्री के साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी इंटरवीन करेंगी। इंडिया के अंदर अगर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो अमेरिका हेल्प करेगा एंड वाइसी वर्सा। तो ये दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हैं, क्योंकि उस समय तक ये बेसिकली चाइना और रशिया काफी साइबर अटैक करते थे, साउथ कोरिया भी अटैक किया करता था, तो यहां पे काफी ज्यादा जरूरत थी। देखिए 2010 तक अमेरिका की जो पॉलिसी हुआ करती थी वो ज्यादातर यूरोप के ऊपर सेंटर्ड हुआ करती थी, लेकिन 2011 के अंदर ओबामा ने अपनी पॉलिसी को यहां पे चेंज कर दिया। ओबामा साहब ये कहने लगे कि यूरोप तो ठीक है, वो तो हमारे फ्रेंड हैं ही, वो तो नेटो का पार्ट है, लेकिन समय आ चुका है जब हम लोग पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के ऊपर फोकस करें, जिसको कंबाइंड रूप में कहा जाता है इंडो पैसिफिक। क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया था। जापान के साथ वो पंगे ले रहा था, ताइवान के साथ को धमकियां दे रहा था, और यहां पे भी इंडियन ओशन के अंदर भी चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो उसको कहा जाता है पीवट टू एशिया, पीवट टू एशिया। तो ये ओबामा साहब की एक पॉलिसी थी, पीवट टू एशिया। और वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे मिस्टर लियोन पेनेटा, ये इंडिया को विजिट करते हैं और इंडिया को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए अभी हमारी पॉलिसी चेंज हो चुकी है और आप इसके इंटीग्रल पार्टनर हो। अमेरिका ने कई सारी ऐसी कंट्री के साथ पार्टनरशिप किया जो कि इंडो पैसिफिक का पार्ट हुआ करते थे, जैसे जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फिलीपींस, तो ये सिंगापुर वगैरह उसके बाद में जुड़ गए, क्योंकि अब अमेरिका का जो फोकस है वो यूरोप और मिडल ईस्ट से हट गया था, वो एशिया की तरफ हो गया था। चलते चलते कहानी में आगे बढ़े तो 2014 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गए। देखिए इंडिया की एक डिप्लोमेट हुआ करती थी भाई, जिनका नाम था देवयानी खोरबगेड। ये आईएफएस ऑफिसर हुआ करती थी, अमेरिका में चली गई। इनके एक हाउस हेल्प थी, बेसिकली एक मेड थी जिनको वो इंडिया से ही लेके गई थी, और उनके साथ कुछ पासपोर्ट के अंदर कुछ इन्होंने फ्रॉड किया था और उनकी सैलरी वैलरी को लेके भी फ्रॉड किया था। बेसिकली उनको मिनिमम सैलरी नहीं दे रही थी, जो अग्रीमेंट का बेसिकली उन्होंने वायलेशन किया था। और ये जब सारी कहानी होती है तो ये जो देवयानी जी थी इनको अमेरिका के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। देखिए ये डिप्लोमेट थी, ये एक डिप्लोमेटिक ऑफिसर हैं, इसका मतलब इनको इम्यूनिटी मिली हुई है, तो अमेरिका इनको अरेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अमेरिका वाले माने नहीं, उनको उन्होंने अरेस्ट तो किया ही किया, इनका स्ट्रिप सर्च भी किया। स्ट्रिप सर्च जो ये होता है, देखो दोस्तों, अमेरिका में एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, जब किसी को अरेस्ट वहां पे किया जाता है तो उस आदमी के सारे कपड़े उतार के उसकी बॉडी के हर पार्ट को सर्च किया जाता है, कहीं वो कुछ ना कुछ जो है वो डेंजरस जो है एलिमेंट है उसके पास ना हो। तो जब ये किया गया तो भैया काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए, और इस प्रोटेस्ट का नतीजा ये निकला कि इंडिया ने अमेरिका को सीधा सीधा धमकी दे दिया कि हम आपके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। यहां तक कि दिल्ली के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी थी, इंडिया ने वहां से भी बैरिकेड हटा दिए थे, पुलिस को हटा दिया था, और तब जो है वो देवयानी जी को इंडिया में भेजा गया। हालांकि इन्होंने वायलेशन तो किया था, लेकिन इनके पास क्योंकि इम्यूनिटी थी तो इंडियन लॉ के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना कि अमेरिका इनको अरेस्ट करता, क्योंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली होती है। और यह जमाना था जब नैन्सी पावेल, जो कि अमेरिका की डिप्लोमेट थी, इंडिया में एम्बेसडर थी, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका और इंडिया जैसी दो बड़ी कंट्री आपस में इतने बड़े लेवल पर एंगेज हो गई हैं कि एक जो एम्बेसडर है वो रिजाइन कर रहे हैं। और ये वो टाइम था जब इंडिया और अमेरिका का रिलेशन बिल्कुल धागे के जैसे बिल्कुल कमजोर हो चुका था। तो देवयानी वाला जो इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, वो होता 2014 में, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। फिर 2014 में ही जब इलेक्शन हुए तो मोदी जी पावर में आ गए। 2002 के अंदर दोस्तों, जब गोधरा के अंदर जो जेनोसाइड कह सकते हो, गोधरा इंसिडेंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, उसकी वजह से अमेरिका ने मोदी जी के ऊपर बेसिकली बैन लगाया हुआ था, तो इनको वीजा नहीं मिल रहा था। जब ये खुद प्रधानमंत्री बन गए, अमेरिका क्या करे भाई, अब अमेरिका को तो वीजा देना ही पड़ेगा। तो पहली बार उन्होंने मोदी जी को इन्वाइट किया 2014 में, इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, क्योंकि इंडिया और अमेरिका तब तक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके थे। तो ऑब्वियसली इंडिया अमेरिका के साथ रिलेशन तो अच्छे रखेगा ही, और अमेरिका इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन
रिलेशन रखेगा। तो इस अग्रीमेंट के अंदर क्या हुआ, इस अग्रीमेंट के अंदर एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई, और ताकि हमारे बीच में जो ट्रेड है वो और बेटर हो सके। उसके अलावा तब तक क्लाइमेट चेंज को लेकर भी दुनिया भर में बहुत सारी डिस्कशन होनी शुरू हो गई थी, और अमेरिका ने यह कहा कि वो इंडिया को $1 बिलियन की हेल्प देगा क्लीन एनर्जी जैसे सोलर या विंड वगैरह को डेवलप करने के लिए। वो फिर अगले जब मोदी जी वहां गए तो उन्होंने ओबामा को इनविटेशन भेजा कि सब आप भी इंडिया में आइए, मैं थोड़ी आऊंगा, आप भी आइए। तो अगले ही साल 2015 के अंदर ओबामा जी ने दूसरी विजिट किया इंडिया के अंदर, और यहां पे भी वही सिविल न्यूक्लियर डील के आसपास बातें होती रही, और फाइनल नतीजा कुछ भी नहीं निकला। देखिए, सोचने की बात यह है, 2005 के अंदर सिविल न्यूक्लियर डील बेसिकली आपस में साइन हो चुकी थी, लेकिन 8 से 10 साल हो चुके हैं, अभी तक उसकी क्लैरिटी हुई नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। देखिए, जब 1984 के अंदर जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, वो एक अमेरिकन कंपनी थी। अब कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इंडिया को यह लगा कि सिविल न्यूक्लियर डील तो हम लोगों ने कर लिया, फ्यूचर में अगर यहां पे कोई सिविल कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। इंडिया चाहता था कि सिविल न्यूक्लियर डील के अंदर ऐसा एक क्लोज डाला जाए जिसमें अमेरिकन कंपनी को रिस्पॉन्सिबल माना जाए, जो कंपनी वो पार्ट्स वहां पे भेजती है, जो ऑपरेटर्स वहां पे होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाए। अमेरिका ने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, हम लोग तो आपका प्लांट बना सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो आप हमें जो है उसका कसूर मत दीजिए। तो बेसिकली इस पूरे मुद्दे के की वजह से जो सिविल न्यूक्लियर डील है ये फाइनलाइज नहीं हो पाई। तो जब भी अमेरिकन लीडर्स इंडिया में आते हैं, तो अमेरिकन लीडर्स इंडिया में जाते हैं तो हमेशा इनके सेंटर में सिविल न्यूक्लियर डील हमेशा रहती है। इसके आसपास जो है वो दूसरी चीजें यहाँ पे साइड बाय साइड होती रहती हैं। तो ओबामा जी भी इंडिया में आए, और ओबामा ने इंडिया को पहली बार 2016 के अंदर एक मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में रिकॉग्नाइज किया। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे यूएसए ने ये स्टेटस जो है हमें दिया हुआ है। तो भाई, जब अमेरिका ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर कर दिया है तो डिफेंस एग्रीमेंट भी होंगे, और 2016 में लिमोआ, जिसको लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ये इंडिया और अमेरिका के बीच में साइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके अंदर क्या होता है, जो अमेरिका की मिलिट्री जो फैसिलिटीज हैं पूरी दुनिया में, जैसे जिबूती है, दीगो ग्रासिया है, ग्वाम है, सुकी बे है, बहुत सारी हैं, इंडिया इनको एक्सेस कर सकता है। और इंडिया के जो पोर्ट्स हैं यहां पे अमेरिकन मिलिट्री इनको एक्सेस कर सकती है। लेकिन ये जो एक्सेसिबिलिटी है ना, वो वॉर के टाइम पे नहीं होती है। वो सिर्फ किस लिए होती है, ताकि देखिए, अगर मान लो कोई इंडियन शिप कोई अमेरिकन शिप अगर पैसिफिक ओशन से आ रहा है, अगर वो बे ऑफ बंगाल के अंदर आता है और उसको रिफ्यूलिंग करनी है, बाई चांस उसको रिफ्यूलिंग करनी है, उसको रेस्ट करना है, उसको रिपेयरिंग करनी है, रिप्लेस कुछ ना कुछ करना है, तो वो इंडियन पोर्ट्स का यूज कर सकता है। हम इसको डिफेंस पर्पज के लिए यूज नहीं करने दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पज के लिए। इसी तरह से अगर इंडियन शिप पैसिफिक ओशन में जा रहा है और उसमें कुछ दिक्कत हो जाती है, उसको रेस्ट करना है, रिपेयर करना है, कुछ गड़बड़ हो गई, तो हम लोग अमेरिका की जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं दुनिया भर में कहीं भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका के मिलिट्री बेस की हमें एक्सेस मिल रही है। सो 2017 में मिस्टर ट्रंप और मिस्टर मोदी आपस में मिलते हैं और आपस में डिफेंस के बारे में मेजरली बात करते हैं। अगर आपने मिस्टर ट्रंप की जो इलेक्शन कैंपेनिंग थी वो देखी हो, तो मिस्टर ट्रंप एक्चुअली इंडिया के खिलाफ काफी सारे स्टेटमेंट दिया करते थे, चाहे वो माइग्रेशन को लेके हो, चाहे H1 वीजा हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो। लेकिन जब दोनों लीडर आपस में मिले तो इन्होंने कोऑपरेशन के बारे में बात किया, और क्योंकि अब इंडिया अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर बन चुका है, तो 2018 के अंदर हम लोगों ने एक और अग्रीमेंट किया, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी अग्रीमेंट, कोमकासा इसको कहते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोच के देखें, मान लो इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा है, इंडिया जो भी डिफेंस इक्विपमेंट यूज करता है, अब कम्युनिकेशन तो करेगा ही। अब ऐसा ना हो कि चाइना हमारे कम्युनिकेशन को इंटरप्रेट कर ले और उनको हमारी एक्टिविटी का पहले से ही पता चल जाए। तो वॉर के दौरान या बिना वॉर के भी जब डिफेंस फोर्सेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हाईली सिक्योर होना चाहिए, ताकि दुश्मन तक उसके सिग्नल ना पहुंचे। अमेरिका का जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है। तो कोमकासा का अंदर हम लोगों ने एग्रीमेंट किया कि इंडिया को अमेरिका इस तरह की हाईली सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देगा। अब देखिए, इंडिया ना बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिका के यूज करता है, उसके अंदर तो अमेरिका का कम्युनिकेशन ही यूज होगा। तो इसीलिए ये जो सिक्योर कम्युनिकेशन है, इसके लिए पार्टनरशिप, ये जो कोमकासा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा।
देखिए 1970s के अंदर अमेरिका में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसे कहते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इसमें क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, जो पुअर कंट्री होती हैं, अमेरिका उनके प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट में एक्सेस देता है और इंडिया को भी ये स्टेटस दिया गया था। लेकिन जब मिस्टर ट्रंप आए तो मिस्टर ट्रंप ने कहा इंडिया को भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अमेरिका ट्रंप ने यह कहा कि मैं आपके प्रोडक्ट को इंडियन अमेरिकन मार्केट में तभी अलाउ करूंगा जब आप मेरे प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट के अंदर सस्ते में उनको अलाउ करोगे। इंडिया ने इसके लिए मना कर दिया। तो इससे हुआ यह कि बहुत सारा स्टील और बहुत सारी एल्यूमिनियम इंडिया अमेरिका की मार्केट में बेचा करता था। अमेरिका ने क्या किया, स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया। इसके जवाब में इंडिया ने भी 28 अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया। तो बेसिकली दोनों के बीच में एक तरह से ट्रेड को लेके ये वॉर चलता रहा। ट्रंप कहते रहे कि आप अपने प्रोडक्ट को मेरी कंट्री में तभी अलाउ करूंगा जब आप मेरे प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में अलाउ करोगे। तो दोनों के बीच में इश्यूज होते रहे। इसी इश्यूज के बीच में 2019 के अंदर मोदी जी यूएसए के अंदर विजिट करते हैं और काफी बड़े पैमाने पे इस विजिट को एक वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हाउडी मोदी कहते हैं। कहा जाता है कि 50,000 से लोगों ने इसको विजिट किया था। हालांकि दोनों कंट्री के बीच में कोई बहुत ज्यादा साइन यहाँ पे अग्रीमेंट वगैरह नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ दोनों लीडर्स के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वो एक्चुअली काफी ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद जब मोदी जी वहां पे गए थे हाउडी मोदी के दौरान, उन्होंने ट्रंप भाई साहब को विजिट किया कि आप भी इंडिया में आइए सर। उन्होंने कहा बिल्कुल आएंगे। तो 2020 में ट्रंप पहली बार इंडिया में विजिट करते हैं। अहमदाबाद के अंदर रैली होती है, 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पे आते हैं और उस समय अग्रीमेंट होता है कि इंडिया अमेरिका से $3 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला है, ये उन्होंने कहा। अमेरिका की बहुत बड़ी क्रूड ऑयल कंपनी है जिसे एक्सो मोबिल कहा जाता है। इन्होंने कहा कि हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ भी डील करने वाले हैं। तो डिसेंट सा अग्रीमेंट इनके बीच में हुआ था। हालांकि बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीजें ये हुई, उस समय दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे, कम्युनल राइट्स हुए थे, कई सारे लोग उसमें मारे गए। तो ये ट्रंप की जो विजिट थी ना, ये काफी फीकी पड़ गई क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है काफी ज्यादा वायलेंस होना शुरू हो गया। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। 2020 के अंदर हम लोगों ने एक और बड़ा जबरदस्त अग्रीमेंट किया जिसे कहा जाता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जिसे बेका कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंसिटिव जियो स्पेशल डेटा होता है वो अमेरिका इंडिया को देगा, जिससे हमारे जो ड्रोन्स होते हैं, हमारे जो मिसाइल्स होती हैं, वो और बेटर जो है वो एक्यूरेट हो सकती हैं, हमारी जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं। क्योंकि अमेरिका का जो मैपिंग सिस्टम है, जो सैटेलाइट सिस्टम है, बहुत एडवांस है। तो वो हमारे साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। तो जो बेका है, कोमकासा है, लिमोवा है, ये 3 अग्रीमेंट इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस को लेकर बहुत ही ज्यादा क्रूशल है। अब इंडिया और अमेरिका के बीच में और भी कई सारे कोऑपरेशन होता है। जैसे हम लोग क्वाड की बात करते हैं, ठीक है। क्वाड के अंदर इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। ये हालांकि बहुत फॉर्मल अग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इनफॉर्मल अग्रीमेंट है। लेकिन तीन के बीच में जो है चीज कॉमन है, जिसे चाइना कहते हैं। क्योंकि चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका, इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर है चाइना। तो चाइना को डील करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो कोड करते हैं। हालांकि हम लोग इसको ओपनली नहीं बोलते हैं कि चाइना के अगेंस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। हम दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जैसे एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं, चाहे आप वो एंटी पायरेसी की बात कर लीजिए, उस तरह की बातें हम लोग करते हैं। और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम लोग आपस में करते हैं, जिसे हम लोग मालाबार एक्सरसाइज भी कहते हैं। उसके अलावा एक और अग्रीमेंट की यहाँ पे बात करते हैं, डीपनिंग डिफेंस एंड इक्विपमेंट कोऑपरेशन, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ICET। ये तो लास्ट ईयर ही हुआ था 2023 के अंदर। क्या है ये क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी? देखिए इसमें 5-6 जो एरियाज हमको आइडेंटिफाई किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेपन, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, इनोवेशन, स्पेस, एडवांस टेलीकॉम। तो इसमें हो गया ये कि इंडिया और अमेरिका जो है इन सभी एरियाज के अंदर आपस में कोलैबोरेट करने वाले हैं, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। उसके अलावा जो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, और नासा, इसके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा जो है अग्रीमेंट आपस में होते रहते हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी शेयर करते रहते हैं। और एक ऐसा ही प्रोग्राम है हमारे, जिसे बोलते हैं निसार, नासो इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये होगा क्या? ये बेसिकली पूरी दुनिया की मैपिंग करने वाला है। एक जियो मैपिंग किया करेगा, जिसमें क्या होगा, दुनिया के अंदर जो भी हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन जो इमेज हैं, उनको ये लेगा स्पेस से, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे मान के चलिए उत्तराखंड के अंदर जो है कोई माउंटेन्स हैं बहुत सारी, तो उन माउंटेन के अंदर अगर हल्का फुल्का चेंज हो रहा है तो इस सैटेलाइट से पता चल जाएगा। इससे ये पता चल सकता है कि भाई यहाँ पे जो है वो लैंडस्लाइड आने वाला है।
ठीक है, अगर कहीं पे कोई लेक है, कोई ओशन बॉडी के अंदर हल्का फुल्का वाटर लेवल के अंदर चेंज होता है, तो हमें ये पता चल सकता है कि यहाँ पे जो है कुछ इश्यूज होने वाले हैं, कुछ यहाँ पे स्टॉर्म आ सकता है या कोई साइक्लोन आ सकता है। तो ये सब जो है वो कोई कहीं अगर कहीं पे कोई ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है, और कहीं पे कोई लेक है, ग्लेशियर लेक जिसके अंदर फ्लड आने के चांसेस हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है इससे हम लोग आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन है, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, यहाँ पे भी हम लोग अमेरिका के साथ काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट करते हैं। इसरो कई बार जो छोटे छोटे सैटेलाइट होते हैं नासा के, वो भी हम लोग यहाँ पे लॉन्च करते हैं। तो डिफेंस वाले सेक्टर में भी हम लोग ठीक ठाक से जो है कोलैबोरेट करते रहते हैं। उसके अलावा हमारी जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है वो भी हम लोग करते रहते हैं। अभी रिसेंटली पिछले कुछ सालों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड जो है वो डेवलप हुआ है, जिसे हम लोग क्रिटिकल एनर्जी कह सकते हैं, या फिर आप इसे रेयर अर्थ एलिमेंट भी कह सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना आज के समय में वो डोमिनेट करता है। तो हुआ ये 2 साल पहले अमेरिका ने और यूरोप ने इस तरह की 14 कंट्रीज ने मिलकर क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया, ठीक है, जिसे कहते हैं मिनरल सिक्योरिटी नेटवर्क। लेकिन इसके अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं, इंडिया ने पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं था। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना। देखिए, अमेरिका को भी बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो चाइना ही सप्लाई करता है, यूरोप के भी सप्लाई करता है। जिस तरह से अमेरिका यूरोप के बीच में और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना, एक नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि वो किसी भी चीज़ के लेके चाइना के ऊपर डिपेंड हो, और ताकि चाइना उसको ब्लैकमेल ना करे। तो क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं और जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनके में इंडिपेंडेंट होने के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया था। अब ये इंडिया भी तो चाइना के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो फाइनली अभी इंडिया को भी इस ग्रुप का पार्ट बना दिया गया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब अभी तक हम लोगों ने ज़्यादातर जो चीज़ें देखी, कभी कभी आपको ऐसा लगा होगा इंडिया अमेरिका के रिलेशन जो है काफ़ी ख़राब हो गए हैं, कभी थोड़े ठीक हो गए, कभी बहुत अच्छे हो गए। तो एक रोलर कोस्टर जो है वो कभी अच्छा कभी खराब जो है रिलेशन हमारे चल रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे बीच में कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बने हुए हैं, जिसके बारे में बात करना बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ इश्यूज थे हमारे बीच में WTO को लेके, ट्रेड को लेके कुछ इश्यूज हमारे बीच में थे, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो सोलर एनर्जी वाला सेक्टर हो। बेसिकली WTO ये कहता है, अगर आपको मैं ब्रीफली बताऊं, WTO कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेड है उसके अंदर जो बैरियर्स हैं वो कम से कम होने चाहिए। मतलब आप किसी, अगर इंडिया और अमेरिका दोनों WTO का पार्ट हैं, तो अमेरिका से जो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आते हैं, इंडिया उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकता। तो WTO ये कहता है कि कस्टम ड्यूटी कम से कम होनी चाहिए। WTO के अंदर एक और मामला होता है जिसे हम लोग सब्सिडीज कहते हैं। तो WTO कहता है कि किसी भी कंट्री को बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेके इंडिया के बीच में और अमेरिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज थे, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हों। ऐसे 5-6 मामले WTO के अंदर गए हुए थे जहाँ पे इंडिया और अमेरिका आपस में डिस्प्यूट में थे बेसिकली। तो जब इंडिया अमेरिका के रिलेशन अच्छे खासे हुए तो उनको लगा भाई कोई लड़ाई करके फायदा नहीं है, तो फाइनली हम लोगों के जितने भी मुद्दे थे WTO में हम लोगों ने वापस ले लिए हैं। तो WTO में अभी हम लोग काफ़ी सॉर्ट आउट हो चुके हैं। 2+2 डायलॉग भी हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है, 2018 के अंदर हम लोगों ने पहली बार किया। तो 2+2 डायलॉग का बेसिकली यही मतलब होता है कि दोनों कंट्रीज के उधर से 2 मिनिस्टर्स और इंडिया की तरफ से 2 मिनिस्टर जो है वो आपस में आएंगे, कोलैबोरेट करेंगे। जनरली यहाँ पे अगर आप देखें तो यूजली जो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं एक तरफ, मतलब इंडिया के से डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, और अमेरिका से डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे। बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है यहाँ पे, चाहे वो काउंटर टेररिज्म हो, चाहे सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, मिलिट्री कोऑपरेशन हो। तो 2+2 डायलॉग होने का मतलब ये होता है कि अब आपके रिलेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं एक दूसरे के लिए। इंडिया जापान के साथ भी करता है, इंडिया जापान के साथ तो करता ही, रशिया के साथ भी हम लोग करते हैं। और कुछ बताइए आप, कोई कंट्री, क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोग 2+2 डायलॉग करते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे। उसके अलावा हम लोग मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 1992 में हम लोगों ने शुरू किया था। 1991 के अंदर जब हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो गई थी, रिलेशन अच्छे हो गए थे, तो हम लोगों ने सोचा भाई थोड़ा सा आप लोग डिफेंस वाले सेक्टर में भी जाएं। तो 1992 के अंदर हम लोगों ने एक मालाबार एक्सरसाइज शुरू किया था। बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको ज्वाइन किया, और आज ये चारों कंट्रीज को ज्वाइन करती हैं। पिछला जो मालाबार एक्सरसाइज हुआ था यहाँ पे सिंगापुर ने भी एक्चुअली पार्टिसिपेट किया था। तो और इसका भी मकसद यही है भाई, चाइना, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान है, इंडिया है और USA है, चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। तो मालाबार एक्सरसाइज में हम लोग इसी चीज़ को इंश्योर करते हैं बेसिकली। उसके अलावा युद्ध अभ्यास, एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे बीच में होती है। ये 2002 में हम लोगों ने शुरू किया था। तो इसको भी हम लोग अलग अलग पर्पज से करते हैं, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो। तो दोनों कंट्रीज की मिलिट्री आपस में मिलजुल के जो है वो पार्टिसिपेट यहाँ पे करती हैं। कुछ चीज़ें आज भी हमारे बीच में बनी हुई हैं, जैसे अभी रिसेंटली अगर आप देखें यूक्रेन वाला इशू, यूक्रेन के ऊपर जब रशिया ने अटैक किया तो इंडिया जो है वो रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है।
ठीक है, हम लोग ओपनली यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप इससे नाराज हैं। उनका कहना है कि भैया आप लोग जो है वो क्यों नहीं यूक्रेन को सपोर्ट करते। यूनाइटेड नेशन के अंदर जब भी कोई ऐसी वोटिंग होती है तो इंडिया उससे अब्सेंट हो जाता है। तो यूक्रेन के मुद्दे पे थोड़ा सा हमारे बीच में इशू बना हुआ है। उसके अलावा रशिया से इंडिया बहुत सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है जब से यूक्रेन वॉर हुआ है, और सस्ते में करता है, डिस्काउंट पे करता है। आज के समय में रशिया का जो सबसे बड़ा ऑयल जो पार्टनर है वो इंडिया ही है। अमेरिका और यूरोप का यह कहना है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडिया इनडायरेक्टली रशिया को यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट में फंड कर रहा है। खालिस्तान की अगर मूवमेंट की बात करें, अमेरिका में जिस तरह से वहां पे चीजें हुई, कुछ खालिस्तानी टेररिस्ट को मारा भी गया, कुछ के अगेंस्ट में जो है वो एक्शन लिए गए, कुछ लोगों का अरेस्ट भी किया गया। तो खालिस्तान मुद्दे पे कनाडा के साथ तो है ही हमारा इशू, अमेरिका के साथ भी थोड़ा सा यहाँ पे इशू बना हुआ है। उसके अलावा मणिपुर के अंदर जो चीज़ें हुई, कश्मीर के अंदर जो चीज़ें हुई, उसको लेकर जो ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में अमेरिका जो है वो बार बार इंडिया को जो है बोलता रहता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आज भी हमारे बीच में चैलेंज बने हुए हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच में मोस्टली इश्यूज को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। हालांकि फैक्चुअली बहुत चीज़ों की डिटेल में मैं नहीं गया हूं, बट फिर भी समझने के लिए बहुत सारी डायमेंशंस को हम लोगों ने यहाँ पे टच किया है। जब किसी कंट्री के साथ हमारा रिलेशन इतना लंबा होता है तो हो सकता है कुछ छोटे छोटे इश्यूज जो है बीच में हमसे शायद छूट भी गए होंगे, लेकिन मोर और लेस हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो इंडिया श्रीलंका के साथ, इंडिया और बांग्लादेश के साथ, इंडिया और अमेरिका के साथ हम लोग रिलेशन को, इंडिया नेपाल के साथ भी हम रिलेशन को जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप जाके उसको जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आप उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।